नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सीजी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, डिसलेक्सिया का संबंध है। यानी कि दोस्तों, डिसलेक्सिया एक तरह का बीमारी होता है, तो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पढ़ने की अक्षमता से, दूसरा ऑप्शन है लिखने की अक्षमता से, तीसरा ऑप्शन है आंकिक क्षमता से और चौथा ऑप्शन दिया गया है तार्किक क्षमता से। दोस्तों, जब हम आपको पढ़ाते रहते हैं तो आप इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख करके कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप उसे अपने हाथ से लिख कर टाइप करेंगे दोस्तों तो आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप जो है इन प्रश्न को नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा पढ़ने की जो अक्षमता होती है वो डिसलेक्सिया संबंधित विकार होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि बच्चों को सिखाने हेतु टीचर को क्या करना चाहिए, किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए, किस तरह से बढ़ावा देना चाहिए? पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा द्वारा, दूसरा है कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, तीसरा ऑप्शन है सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, चौथा ऑप्शन है कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों को ही पुरस्कृत किया जाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक टीचर को सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? पहला ऑप्शन है कुशल कुशल मुख्याध्यापक, दूसरा ऑप्शन है स्कूल का स्वस्थ वातावरण और तीसरा दिया गया है आदर्श अध्यापक और चौथा है पुरस्कार और दंड द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन में दिया गया है कि पहला, दूसरा और चौथा सही है। दूसरे ऑप्शन में बोल रहा है केवल दो सही है, यानी कि स्कूल का स्वस्थ वातावरण। तीसरा ऑप्शन है एक और तीन, यानी कि कुशल मुख्य अध्यापक, और दिया गया है तीसरा आदर्श अध्यापक और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सभी जो होंगे इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है। तो एक आदर्श अध्यापक में कौन सा गुण पाया जाता है? पहला ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, दूसरा है विषय वस्तु पर अधिकार, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बल मनोविकार का ज्ञान और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक अध्यापक में पाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप में सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है सिरिल बर्ड, दूसरा ऑप्शन है टर्मन, तीसरा ऑप्शन है टेलर और चौथा ऑप्शन दिया गया है मार्टिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका सिरिल बर्ट ने यह कथन कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है। यानी कि कुछ ऐसे प्रश्न पूछ देता है जिसमें टीचर जो है उसको बताने में हिचकिचा जाते हैं। आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, तीसरा ऑप्शन है उससे बातचीत करेंगे और चौथा उसके माता पिता से शिकायत कर देंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत ही इजी प्रश्न है,
तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, उस बच्चे से बातचीत करेंगे कि आपका व्यवहार इस तरह से कैसे हो गया है, आप इस तरह से प्रश्न कैसे पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पियाजे को कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। जो पियाजे का जो कौन सा अवस्था है जिसमें अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन करते हैं। पहला ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही पियाजे ने बताया है कि क्या होते हैं वहाँ पे अमूर्त चिंतन और तार्किक चिंतन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा में 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए। यानी कि एनसीएफ के द्वारा कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए किस तरह से हमको मूल्यांकन करना चाहिए। पहला ऑप्शन है लिखित परीक्षण के आधार पर, दूसरा है मौखिक परीक्षण के आधार पर, तीसरा ऑप्शन है लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर और चौथा ऑप्शन है प्रेक्षण के आधार पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका प्रेक्षण के आधार पर ही हमें उसका क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। जो संस्कृति होती है उसका शिक्षा पर कैसा प्रभाव होगा। पहला ऑप्शन है संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, दूसरा है संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति का परिष्करण और चौथा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कोमल शिल्प उपागम संबंधित है। जो कोमल शिल्प है वो किस उपागम से संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया गया है रेडियो से, दूसरा ऑप्शन है दूरदर्शन से, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर से और चौथा ऑप्शन दिया गया है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। जो कोमल शिल्प है वो किससे संबंधित है दोस्तों, कौन से उपागम से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षिका का भावात्मक बुद्धि लाभांक ऊंचा है, यानी कि आईक्यू उसका ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है वह उच्च बुद्धि वाली है, दूसरा है वह उच्च अनुशासन प्रिय है, तीसरा ऑप्शन है वह हास परिहास करने वाली है और चौथा है वह संतुलित व्यवहार रखती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका वह संतुलित व्यवहार रखती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन कौन सा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के संबंध में कौन सा गुण जो है वो सही है। पहला है इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है, दूसरा है ये परीक्षण को व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं है, दूसरा है वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध होते हैं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका क्या क्या होगा इसमें। पहला हो जाएगा दोस्तों इसका अंकन शीघ्रता से एवं सुगमता से किया जाता है, तो ये तो हो जाएगा। दूसरा ये परीक्षण को व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं करता, तो ये भी हो जाएगा। और वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय और वैध है, ये भी हो जाएगा। तो ये दिया गया आपके ऑप्शन नंबर बी में जो दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विद्यालय का कार्य होता है, यानी कि स्कूल का क्या काम होता है। पहला ऑप्शन है संस्कृति का संरक्षण, दूसरा है संस्कृति का परिष्करण, तीसरा ऑप्शन है संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, विद्यालय का काम क्या होगा, इन सभी को रखना जो होगा विद्यालय का काम होगा, यानी संस्कृति का भी संरक्षण करेगा,
संस्कृति का परिष्करण भी होगा, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण भी किया जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका ये सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? पहला है धर्म, दूसरा ऑप्शन दिया गया है शिक्षा, तीसरा है सरकार और चौथा ऑप्शन दिया गया है जाति। तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा जो होगा सामाजिक परिवर्तन का सबसे ज्यादा कार्यकारी कारक होगा, प्रभावित करने वाला। तो ऑप्शन बी आपका शिक्षा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्था यानी कि NIVH स्थित है। जो राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्था कहाँ पे स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया है शिमला में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है देहरादून में और चौथा ऑप्शन दिया गया है दिल्ली में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका देहरादून। और देहरादून जो है दोस्तों किसकी राजधानी है? आप हमें इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। तो शिक्षा की प्रक्रिया के कौन कौन से अंग होते हैं? पहला ऑप्शन है शिक्षक, दूसरा है शिक्षार्थी, तीसरा है पाठ्यक्रम और चौथा है ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो शिक्षा के प्रक्रिया के अंग ये सभी होते हैं। शिक्षक का होना भी अनिवार्य है, विद्यार्थी का भी चाहिए और पाठ्यक्रम भी होना आवश्यक है। तो ये सभी जो होंगे शिक्षा प्रक्रिया के अंग होंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर हो, दूसरा है योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, तीसरा ऑप्शन है केवल संयुक्त बौद्धिक स्तर और चौथा है केवल सीखने की योग्यता। तो प्रभावी और स्थायी शिक्षण ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए दोस्तों? तो उसके पास योग्यता होनी चाहिए और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको यहाँ पे सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया है, जिसमें दिया गया है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या कहा गया है? रिपब्लिक, उसके बाद एमिल एंड एजुकेशन, तीसरा है द स्कूल एंड सोसाइटी और चौथा है संध्या विधि। और राइट हैंड साइड में दिया गया आपको सूची 2 में जॉन डीवी, दयानंद सरस्वती, प्लेटो और रूसो। मतलब कि किसने क्या कथन कहा है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका रिपब्लिक का क्या हो जाएगा दोस्तों? रिपब्लिक को किसने कहा है? तो वो हो जाएगा आपका, देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या दिया है। तो रिपब्लिक हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका प्लेटो ने कहा है ना। और दूसरा है एमिल एंड एजुकेशन, ये किसने कहा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका रूस ने कहा है, रूसो ने कहा है। तीसरा दिया गया है द स्कूल एंड सोसाइटी, ये किसने कहा है? तो जॉन डीवी ने कहा है। और जो संध्या विधि कौन हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती। यानी कि आपका जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? जो खेल शिक्षण है उसके विधि के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया है सुकरात, दूसरा है फ्रोबेल, तीसरा है किलपैट्रिक, चौथा ऑप्शन है अरस्तु। तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रोबेल, यानी कि ऑप्शन बी फ्रोबेल ने खेल शिक्षण विधि को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। जो सिरिल बर्ट है उसके अनुसार जो पिछड़े बालक हैं उनकी आईक्यू कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 120 से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 85 से कम, तीसरा ऑप्शन है 120 से कम और चौथा है इनमें से कोई भी नहीं। तो सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? 85 से कम होती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, यह कथन क्या बताता है? पहला ऑप्शन है अनुसंधान आधारित धारणा, दूसरा है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा, तीसरा है सत्य धारणा और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित एक धारणा है दोस्तों, जो बोलता है कि प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, सभी जो है अपने आप में अच्छे होते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। पहला ऑप्शन दिया गया है अधिक महत्वाकांक्षा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, तीसरा ऑप्शन दिया गया है विशिष्ट शब्दकोश और चौथा ऑप्शन दिया गया है ये सभी। तो प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता कौन कौन सी होती है दोस्तों? ये सभी जो होती हैं एक प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता होती है। वो अधिक महत्वाकांक्षा भी होगा, उसकी बुद्धि लब्धि 110 से अधिक भी होगी, और क्या होगा? विस्तृत शब्दकोश भी होगा उसके पास। तो ये सभी जो होगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनवाद में क्या है? सृजनवाद जो है क्या है करके पूछा है। पहला ऑप्शन है बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा बाल केंद्रित होती है, और चौथा है शिक्षा जो है व्यवहारवादी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका शिक्षा जो होती है बाल केंद्रित होती है, यही जो होता है सृजनवाद में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे को संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होंगे? कौन सा ऐसा परिस्थिति है जिसमें बच्चे का जो संवेगात्मक और सामाजिक विकास जो है अच्छे से होगा? पहला ऑप्शन है जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, दूसरा है बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, तीसरा ऑप्शन है बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, चौथा ऑप्शन है जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, तब जो होगा बच्चा उस परिस्थिति में अपना संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या चाहिए? पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, तीसरा ऑप्शन है कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, और चौथा ऑप्शन है महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। तो बच्चों के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए दोस्तों एक टीचर को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण करने में सहायता मिल सके। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधित बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? पहला ऑप्शन दिया गया है कपिल सिब्बल, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, और चौथा ऑप्शन दिया गया है अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने ही दोस्तों आपके मौलिक अधिकार जो है प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल जो है उसको पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन दिया गया है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, दूसरा है छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, तीसरा है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, और चौथा है स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो मूल्यांकन का सही अभिप्राय क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका
छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना ही मूल्यांकन है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? पहला ऑप्शन है नृत्य कला केंद्रित, दूसरा है हस्तकला केंद्रित, तीसरा है पुस्तक कला केंद्रित और चौथा है संगीत कला केंद्रित। तो बेसिक शिक्षा को दोस्तों और किस नाम से जानते हैं? बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इसे महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा हस्तकला। ऑप्शन नंबर बी हस्तकला जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है? छात्रों को आप जब उसको क्या करते, प्रोत्साहित करने के लिए ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहते हैं। टीचर जो है प्रोत्साहित करने के लिए उसे ये सब जो है कहता है। तो इसका क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है शाब्दिक पुनर्बलन, दूसरा है अशाब्दिक पुनर्बलन, तीसरा है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, चौथा है नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? जो श्रव्य और दृश्य सामग्री है उसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है आपका शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, दूसरा है छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना और तीसरा है छात्रों को क्रियाशील बनाना और चौथा दिया गया है आपको विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रव्य दृश्य सामग्री के उद्देश्य क्या क्या होंगे? वो हो जाएंगे आपके शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाना, ये तो सही हो जाएगा आपका। दूसरा दिया गया है आपको छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, तो ये भी सही हो जाएगा। क्रिएटिविटी उत्पन्न करेंगे, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है छात्रों को क्रियाशील बनाना, ये भी सही है आपका, क्रियाशील बनाएंगे। और चौथा है विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना, यहाँ पे रुचि रहता तो ठीक हो जाता है, यहाँ पे अरुचि दिया गया है तो ये हमारा डिस्कार्ड यानी कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 1, 2, 3 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया तो ऑप्शन ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ये यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ये थी दोस्तों आपकी बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके प्रीवियस ईयर सीजीटेट में पूछे जा चुके हैं और आपके दोस्तों आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम ही कराएंगे और प्रीवियस ईयर से ही आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जा सकते हैं और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर, सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।